आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन का स्वागत है। नेपाल व हिंसक विद्रोह। नेपाल में चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर भारत नेपाल की सोलोनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसबी की 66वीं वाहिनी और पुलिस रूप से सीमा पर निगरानी रही है। सुरक्षा बलों ने टेम्पो स्टैंड पर नेपाल जाने वाले यात्रियों की विस्तृत नो मैंस लैंड पर 22वीं वाहिनी पीएससी के आपको बता दें एसएसबी के जवान नेपाल जाने वाले यात्रियों की जांच में जुटे हैं। सोलोनी नगर में सार्वजनिक स्थलों पर विशेष नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम लावारिस वाहनों, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड की जांच कर रही है। वर्तमान स्थिति में नेपाल की ओर लोगों का आवागमन रुका हुआ है। नेपाल से लोग भारत में हैं। पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। नेपाल आने वाले वाहनों की जांच के बाद करने दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। स्क्वाड से सामानों की भी जांच की जा रही है। पर एसएसबी पुलिस के जवान पेट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। परिचय पत्र किसी को आने जाने दिया जा रहा है। सोनोली कस्बे के प्रमुख मार्गों और पगडंडियों पर भ्रमण करते हुए कस्बे के तमाम सार्वजनिक स्थानों की जांच में रोडवेज बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, होटल की सघन जांच के साथ ही भारत से नेपाल आने जाने वाले छोटे बड़े वाहनों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई है। एसएसपी सोमेंद्र ने बताया कि बॉर्डर सतर्कता बना रहे रक्षाकर्मी जानी में जुटे हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के सभी थानेदारों को जरूरी दिशा दिए जा चुके हैं। प्रत्येक हलचल पर नजर रखी जा रही है। तो डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से निगरानी तेज कर दी गई है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से निगरानी की गई है। नेपाल के हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। तो डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जा रही है। महाराजगंज से भारत नेपाल बॉर्डर महाराजगंज से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। नेपाल के हालातों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। नेपाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया के बैन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों की जान भी गई है और यह प्रदर्शन लगातार हिंसक होता नजर आ रहा है। ऐसे में पड़ोसी देश में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर निगरानी सख्त कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से निगरानी तेज कर दी गई है। और अब हम लगातार बात कर रहे हैं नेपाल में युवा हिंसक विद्रोह की। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सोमवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हजारों की संख्या में जेन-जेड यानी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। पड़ोसी देश से हिंसा की आग में इस कदर झुलसता नजर आ रहा है कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार के खिलाफ गुस्सा ऐसा है कि प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी के बौछार की गई। वैसे तो ये प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ है, लेकिन इसके कारण कुछ और भी हैं। नेपाल की इस हिंसा का असर भारत की सीमाओं पर पड़ सकता है। लिहाजा भारत सरकार नेपाल के हालात पर नजर बनाए हुए है। तो सोशल मीडिया पर बैन से भड़के हैं युवा। काठमांडू में संसद घेरने के दौरान हिंसा देखने को मिली है।
पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी के वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आइए हम आपको अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए नेपाल की हिंसा और वहां के युवाओं के हालात बताते हैं आपको। साथ ही देखिए नेपाली हिंसा से भारत पर क्या असर हो सकता है। भारत नेपाल सीमा लगभग 1770 किलोमीटर लंबी है और ये खुली हुई सीमा है। भारत की सीमा सुरक्षा पर दबाव लगातार बढ़ सकता है। हिंसा और अस्थिरता के दौरान आतंकियों, अपराधियों और शरणार्थियों के घुस सकते हैं नेपाल। और पहले माओवादी विद्रोह का असर भारत के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर हो सकता है। ऐसे आंदोलन भारत में विचारधारा के प्रसार का कारण बनते हैं। हिंसा के दौरान नेपाल से भारत में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ सकती है, जिससे आंतरिक सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। हिंसा के कारण नेपाल के नागरिक भारत में शरण लेने आते हैं, तो भारत की सीमा सुरक्षा पर दबाव हो सकता है, जिसको देखते हुए एहतियात बरते गए हैं। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के सीमावर्ती इलाकों में लोग शरण ले सकते हैं। घुसपैठ बढ़ सकती है। प्रवासियों के कारण स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों और शरणार्थियों के बीच संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है। नेपाल में हर साल लाखों युवा शिक्षा पूरी करते हैं, लेकिन नौकरियों की संख्या बहुत सीमित है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में तकनीकी और व्यावसायिक अवसरों की नेपाल में कमी है। बड़ी संख्या में युवाओं को विदेशों जैसे खाड़ी देश मलेशिया में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। ये ब्रेन ड्रेन का भी शिकार होते हैं। इससे युवाओं में असंतोष और निराशा बढ़ती है। नेपाल की शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की भी भारी कमी देखने को मिलती है। जो शिक्षा दी जाती है वह बाजार में जरूरतों के अनुसार नहीं है, यानी पढ़ाई के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है। तो नेपाल में बेरोजगारी और आर्थिक सुरक्षा, इससे युवाओं को यह महसूस होता है कि उनका भविष्य अंधकार में है। ये तमाम प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए गए? फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, एक्स, ये सभी प्लेटफॉर्म बंद किए गए हैं। डिस्कॉर्ड, पिंटरेट, सिग्नल, बीचैट, ये तमाम जो है ऐप हैं जो वहां पर बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से युवाओं में और वहां की जनता में आक्रोश फूट पड़ा है। कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए गए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। रंबल, लाइन, IMO, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये नेपाल में पूरी तरह से बंद किए गए हैं, बैन किए गए हैं, जिसकी वजह से युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवाओं का प्रदर्शन। संसद में भी युवाओं ने घुसने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो नेपाल के हालात जो है निश्चित रूप से ये प्रदर्शनकारियों की वजह से हालात ठीक नहीं कहे जा सकते और इसको लेकर भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस फायरिंग में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत की खबर है नेपाल में, और हिंसक झड़प जो है ये लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खटीमा से सुरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भागवत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शिव प्रकाश गौड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अमित त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मनोवर आलम वरिष्ठ पत्रकार किशनगंज बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश संवाददाता महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। ब्रजेश हमारे संवाददाता महाराजगंज से जुड़े हुए हैं, ब्रजेश का रुख कर रहे हैं। ब्रजेश, नेपाल में जो हालात बने हुए हैं, काठमांडू में संसद घेरने का प्रयास प्रदर्शनकारियों के द्वारा किए गए, जिसके बाद जो है पुलिस ने
पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। नेपाल की स्थिति कुल मिलाकर ठीक नहीं है। इसको देखते हुए भारत के जो बॉर्डर, नेपाल भारत बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं वहां पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। महाराजगंज की अगर बात करें, महाराजगंज बॉर्डर का क्षेत्र है, जिला है, ऐसे में महाराजगंज में किस तरीके से सतर्कता बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है उसको लेके जो है भारत नेपाल सीमा पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि जो एसएसबी के जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार जो नेपाल से आ रहे हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही उनको भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। हालांकि जो भारत और नेपाल की सीमा है, सीमा जो नेपाल क्षेत्र पड़ता है, वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो इंडियन मालवाहक ट्रकें हैं उनको जो है वहां रोक दिया गया है। हालांकि जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो नेपाल से जो भारतीय भारत में प्रवेश कर रहे हैं उनकी आईडी चेक की जा रही है। आईडी चेक करने के बाद ही उनको भारत में प्रवेश किया जा रहा है। जी लेकिन जिस तरीके से मौजूदा हालात बने हैं महाराजगंज से, क्या नेपाल में जब भी इस तरीके के हालात होते हैं भारत में दबाव बढ़ जाता है, लोग उधर से पलायन कर भारत की तरफ रुख करते हैं? अभी तक ऐसा क्या महाराजगंज में देखने को मिला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत नेपाल सीमा पे हाई अलर्ट कर दिया गया है, महाराजगंज जनपद की बात करें तो जो भारत नेपाल की 84 किलोमीटर की खुली सीमा है वो सबसे चुनौतीपूर्ण है। हालांकि भारत नेपाल सीमा पे जो 66वीं वाहिनी एसएसबी के जवान हैं और जो 22वीं वाहिनी एसएसबी के जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार जो है बॉर्डर पे गश्त कर रहे हैं। हालांकि जो भारतीय जो नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे हैं उनकी आईडी चेक की जा रही है। आईडी चेक करने के बाद ही जो है उनको भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। लेकिन जब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो भारत नेपाल से जो नेपाल के लोग हैं उनकी भी आईडी जो है भारत में है और जो भारत से सटे हुए महाराजगंज से सटा हुआ है उनकी भी आईडी नेपाल की है। तो जब भी इस तरीके की घटना होती है तो नेपाल के लोग भारत में प्रवेश कर जाते हैं और भारत के लोग नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन के लिए ये चुनौतीपूर्ण जो है इस तरीके के मामले में चुनौतीपूर्ण रहता है। जी निश्चित रूप से ब्रजेश जुड़े रहे हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता खटीमा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, खटीमा की अगर बात करें तो जितने भी बॉर्डर क्षेत्र हैं नेपाल से लगी हुई हमारी लगभग 1770 किलोमीटर की सीमा है। ऐसे में नेपाल के हालातों को देखते हुए भारत में जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वहाँ पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवान को सतर्क कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, क्योंकि नेपाल में जब भी ऐसी स्थितियां होती है भारत में उसका खास तौर पर प्रभाव पड़ता है। खटीमा की अगर बात करें वहां पर कैसे हालात नजर आ रहे हैं, कैसी स्थितियां हैं और एसएसबी के जवान और बॉर्डर क्षेत्र में गतिविधियां कैसी नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर नेपाल में जब से सोशल मीडिया की ऐपों को जब से बैन किया गया है, चाहे व्हाट्सएप हो, एक्स हो, उन पर बैन किया गया है। तो यहाँ बात करें जैन जो यूथ जो टीम है, काठमांडू में अभी 15 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। 15 लोग मारे जा चुके हैं इस समय। और लगातार यहाँ पर जो काठमांडू में प्रदर्शन हुआ है, धनगढ़ी के अतरिया में प्रदर्शन हुआ है, तो मुठभेड़ हुई, मतलब जो फायरिंग हुई पुलिस प्रहरी की, जो मतलब जो इनका जो मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ क्या मतलब इसमें प्रहरी का जो फायरिंग वगैरह हुई थी उसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं अगर बात करें सीमा की, तो सीमा पर चौकसी बढ़ती जा रही है, रेड अलर्ट जारी है। और बात करें तो रोटी बेटी का रिश्ता भारत नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो कई जवान यहाँ पर लोगों की जो जिनको व्हाट्सएप पे जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, जो यहाँ क्या कहते हैं लोग व्हाट्सएप पे परिवार वालों से बात कर सकते हैं, उनके लिए काफी क्या कहते हैं संकट आ गया है। क्योंकि उनका जो रोटी बेटी के संबंध थे, तो कहीं ना कहीं जो सूचना के जो तार थे उस तरीके से कहीं ना कहीं कट चुके हैं, जो व्हाट्सएप पे मीडिया पे जो बात कर सकते थे। क्योंकि तो भारत नेपाल की सीमा यहाँ से लगती हुई है 10 किलोमीटर की दूरी पे। एसएसबी की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, तो पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है। और नेपाल में काफी स्थिति तनावपूर्ण है। और ये जैन की जो यूथ की जो टीम है, जो बात करें 23 से लेकर 29 साल की उम्र के हैं, इन्हीं लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। काठमांडू में जो आज इतनी बड़ी भीषण घटना हुई है, जो लगातार प्रदर्शन हुआ है, केपी ओली प्रधानमंत्री के खिलाफ संसद का घेराव किया, तो जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। और वहाँ फायरिंग वगैरह भी हुई। तो लगातार वहाँ नियंत्रण बना के रख रखा है प्रहरी, वहाँ जो नेपाल की पुलिस। ठीक है। और धनगढ़ी की बात करें तो धनगढ़ी 50 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर अतरिया है, तो वहाँ भी प्रदर्शन जारी है। अब बात करें महेंद्रनगर की, तो महेंद्रनगर और गंडा चौकी मतलब खुली सीमा है कुमाऊं की लगभग नेपाल की। तो यहाँ काफी तनावपूर्ण स्थिति है। भारत नेपाल का रिश्ता है रोटी बेटी का, तो बिजनेस भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है।
तो निश्चित रूप सोशल से मीडिया की जो सुरेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। मनोवर आलम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है, क्या सोशल मीडिया पर बैन ही प्रमुख कारण है या कुछ और कारण हो सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें नेपाल युवा हिंसक विद्रोह और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। मनोवर आलम जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार के किशनगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोवर आलम जी, क्या लगता है नेपाल जो है, भारत और नेपाल के संबंध आप जानते ही हैं, रोटी बेटी के ही रिश्ते नहीं हैं बल्कि व्यापारिक रिश्ते हैं। और नेपाल और भारत में जो लोगों के बीच आना जाना और लेन देन तमाम जो रिश्ते हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ है। ऐसे में नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के पीछे प्रमुख वजह क्या हो सकती है और उसका भारत में प्रभाव कितना हो सकता है? और इस हिंसक जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसके पीछे सोशल मीडिया पर बैन ही कारण है या इसके पीछे कुछ और बड़े कारण हो सकते हैं? जी, किशनगंज जो है हमारे बिहार का एक बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है। किशनगंज जिला हमारे बिहार में, और बिहार के जो सटे हुए जो नेपाल की सीमाएं हैं, यहाँ हमेशा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो स्थिति बनी रहती है। हमारे एसएसबी के जवान और पुलिस बल के जवान यहाँ सीमा के भारत में जो है खास विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हालांकि नेपाल में जो युवाओं का प्रदर्शन है वो नेपाल की बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। वहां पे दिन भर जो है पीछे वाले ऐसे से करें। जी 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 सर, बात रखें। ओके मैं समझ गया। हेलो, आप अपनी बात रखें मनोवर आलम जी। जी, किशनगंज सीमा हमेशा शांति प्रिय जिला रहा है सर, लेकिन किशनगंज जिला कभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंसिटिव भी है, क्योंकि बिहार के किशनगंज एकमात्र वह जिला है कि नेपाल के करीब 50 से 60 किलोमीटर जो है किशनगंज से सटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की सीमा भी सटी हुई है। लेकिन नेपाल की स्थिति जो आज है, जो विरोध प्रदर्शन हो रही है, उसको देखते हुए किशनगंज के जिला सुरक्षा काफी मनोवर आलम जी, मेरा मुख्य सवाल यह है कि जिस तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है अभी पश्चिम बंगाल हमारा काफी प्रभावित रहा, क्योंकि बांग्लादेश की स्थितियां खराब रही। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, बांग्लादेश में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, भारत में उसका खास असर देखने को मिला। अब नेपाल एक और पड़ोसी देश में इस तरीके की हालात जो है वो चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के पीछे मुख्य वजह आपको क्या लगता है? क्या सोशल मीडिया पर बैन ही मुख्य वजह है या इसके पीछे कुछ और बड़े कारण हो सकते हैं? अन्य देशों की इसके पीछे कोई ऐसी मंशा हो सकती है कि भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर किया जाए? देखिए, वहां की मंशा जो है कि राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन जो नेपाल सरकार की फैसला है सोशल मीडिया को लेकर के, वो तो वहां के मौजूदा सरकार ही बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन का जो है एकमात्र राजनीतिक षड्यंत्र भी समझा जा सकता है। लेकिन भारत की सीमाओं में जो है इसका मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और हमारे किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक सागर कुमार जी से मेरी वार्तालाप हुई है। उन्होंने कहा कि एसएसबी के कमांडेंट के साथ वार्तालाप करने के बाद समन्वय स्थापित कर सीमा से सटे सभी चेक पोस्ट में सुरक्षा व्यवस्था और भी चौक चौबंद कर दी गई है। स्थानीय सभी चौकीदारों को भी जो है प्रतिनियुक्त की गई है। और हमारे भारत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किशनगंज जिला में किसी प्रकार की कोई ये नहीं है। लेकिन जो नेपाल की स्थिति बनी हुई है, काफी भयावह स्थिति है, काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में नेपाल सरकार को, जो मेरा मानना है, नेपाल सरकार को इस फैसले में पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ इतने लोगों का जो विरोध प्रदर्शन हो रही है, ये सब सड़क पे आ गई है, कहीं ना कहीं सोचने की विषय है। ठीक है, मनोवर आलम जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अमितेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। अमितेश गुप्ता जी, क्या लगता है जो नेपाल में इस समय की स्थितियां हैं, हिंसक झड़प देखने को मिल रहा है, युवा जो आक्रोशित हैं और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन इसका प्रमुख कारण है, क्या लगता है ये जो सामने दिख रहा है यही असली कारण है या इसके पीछे और कई प्रमुख कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, किसी अन्य देश के षड्यंत्र हो सकते हैं? क्योंकि बांग्लादेश के बाद अब नेपाल का अस्थिर होना और भारत के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है।
फोन अनम्यूट कर लीजिए अमितेश जी। अमितेश जी फोन, एक रिक्वेस्ट आपको मिल रही होगी, आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिलेगी। जी मैं आपको बता दूं कि जी। नेपाल एक राजशाही देश है और जब से राजशाही वहां खत्म हुई है तब से नेपाल में आए दिन छिटपुट हिंसा, छिटपुट झड़प, सोशल मीडिया पे बैन लगाना, नेपाल में एक आम मुद्दा आज के डेट में बना हुआ है कि वहां बेरोजगारी, चीन का हस्तक्षेप, तमाम तरह के ये मुद्दे हैं कि जो या मुद्दे की वजह से आज नेपाल में ये स्थिति बनी हुई है। अमितेश जी, नेपाल के युवाओं को कोई भड़का रहा है या एकमात्र सोशल मीडिया बैन होने की वजह से नेपाल के युवा भड़के हैं? क्योंकि नेपाल में वैसे तो तमाम समस्याएं हैं, अपने आप में युवाओं को रोजगार, शिक्षा तंत्र उतना मजबूत न होना, नई जो तकनीकी है उसका जो है दुनिया के साथ तालमेल जो है नेपाल बिठा नहीं पा रहा है। ऐसे में जो युवा है नेपाल के, वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में देश को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन उन युवाओं को सड़कों पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है या सोशल मीडिया ही बैन ये बड़ा कारण है? देखिए, नेपाल के युवाओं में जो आज का ट्रेंड है कि नेपाल में रील बनाना, इंस्टा पे आना, क्या नाम है आपका, ये स्नैपचैट वगैरह तमाम तरह की चीजें हैं, व्हाट्सएप है। तो मगर कुछ ऐसे देश हैं कि जहां पे व्हाट्सएप नहीं चलते हैं, जैसे चीन में नहीं चलता है, कोरिया में नहीं चलता है, कुछ वैसे कम्युनिस्ट टाइप के देश हैं कि जहां पे व्हाट्सएप बंद है और सोशल मीडिया बंद है, वहां के अंदर की चीजें बाहर खाने तक नहीं जा पाती है। क्योंकि नेपाल भारत से सटा हुआ राज्य है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं से नेपाल सरकार की ये मंशा रही होगी कि नेपाल के अंदर की चीजों को इंडिया तक जा रहा है, फिर इंडिया से विदेशों तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से इस पे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, ये इस आंदोलन को भड़काने में प्रमुख रोल निभा रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन को और ये हिंसक झड़प और कुल मिलाकर नेपाल, अस्थिर नेपाल, अव्यवस्थित नेपाल, अस्थिर नेपाल भारत के लिए कितना चिंताजनक? देखिए, जो नेपाल की जो सीमा है भारत में लगभग 1400-1500 किलोमीटर की खुली सीमा है, और आप उत्तरांचल से शुरू करिए और आप कलकत्ता तक चले जाइए। इन बीचों में नेपाल ने इस समय जो मौजूदा परिवेश है, नेपाल ने अपने देश को 7 राज्यों में डिवाइड कर दिया है। कहीं ना कहीं से, चूंकि पहले नेपाल राजशाही तंत्र हुआ करता था, राजशाही तंत्र के साथ साथ जनता वहां की खुशहाल थी, तमाम तरह की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं से वहां के जो युवा हैं वो अपने सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि जब ये राजनीतिकरण का पूरा एक बड़े स्तर पे व्यापारीकरण हो रहा है, बंदरबाट हो गई है, तो कहीं ना कहीं से युवाओं में ये रोष है। अगर कोई काम हो रहा है तो उसको सोशल मीडिया के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए समाज में लाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र गुप्ता, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। सुरेंद्र, क्या लगता है नेपाल में आखिर सोशल मीडिया पर बैन करने का की प्रमुख वजह क्या हो सकती है? किन परिस्थितियों में सरकार को सोशल मीडिया आखिर बैन करना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से अभी अमितेश गुप्ता जी भी बता रहे थे, जिस तरीके से अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल एक छोटा राज्य है, तो नेपाल एक गरीब देश भी है। तो नेपाल को लगातार भारत से हो, चाहे जापान से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे चीन से हो, तो मदद मिलती रहती है समय समय पर। तो वहीं अगर बात करें तो नेपाल में 7 राज्य हैं और 7 मुख्यमंत्री हैं। बात करें यहाँ सोशल मीडिया की, तो अभी बताया था कि नेपाल एक राजशाही देश रहा है, और जब से यहाँ जब से राजनीतिकरण हुआ, जैसे जो लोकतंत्र की जो स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद से लगातार आंदोलन और जो छुटपुट जो घटनाएं थी होती रही हैं। उसके बाद से जब उस पर असर नहीं पड़ा, तो लगातार फिर अभी केपी ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया प्रचंड के बाद। उसके बाद से फिर लगातार वहां से घटनाएं घटती रही, आंदोलन होते रहे, प्रोटेस्ट होते रहे, चाहे वो काठमांडू की जगह हो, चाहे वो धनगढ़ी की जगह हो, चाहे वो महेंद्रनगर की जगह हो। मैं इस वक्त यहाँ पर अभी इस समय जहाँ मौजूद हूँ, ये नेपाल की ही जगह है जहाँ पर खड़ा हूँ। नेपाल कुछ ही दूरी पर, मेरे थोड़ी दूरी पर नेपाल है, नेपाल के बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है। धनगढ़ी में आज जो आंदोलन हुआ, 23 से लेकर 29 साल के जो आयु के वर्ग के जो लोग हैं, काठमांडू के हो, और उनको जैन जे के यूथ के नाम से जाना जाता है,
जो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और इनके आंदोलन लगातार चल रहे थे। आज तो 3 दिन से लगातार ये सोशल मीडिया पे जो साइटें हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, लाखों करोड़ों युवा जो नेपाल का है, वो हमारे देश में, भारत में हो चाहे जापान में हो, अन्य देशों में पढ़ाई के लिए जाता है, काम करते हैं, कारोबारी हैं। तो जिस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए जो अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, जो बातचीत करते हैं, तो उनका संचार बिल्कुल पूरी तरीके से कट हो चुका है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक जो तनाव की स्थिति है वो भी पैदा हुई है। और सोशल मीडिया पे जो साइटों पर जो बैन लगा है, इसको लेकर बहुत गुस्साएं हैं, बहुत काफी रोष है नेपाल में। तो जिसको लेकर जो आज आंदोलन शुरू हुआ, संसद घेरी, पथराव हुआ, संसद से फिर जब भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो नेपाल पुलिस ने जो गोलाबारी की, आंसू गैस छोड़े, गोलियां चलाई, तो उसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर काफी तनावपूर्ण स्थिति है। भारत नेपाल बॉर्डर की अगर बात करें तो चंपावत जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद है, सारी खुली सीमा है नेपाल की। तो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे जिले हैं, तो जिसमें काफी व्यापार भी यहाँ प्रभावित हुआ है इस चीज को लेकर। जितने आंदोलन, जब भी आंदोलन चलता है नेपाल में, तो इसको लेकर पर बिजनेस पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमितेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ब्रजेश गुप्ता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोहर आलम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल नेपाल में जो है हिंसक झड़प लगातार जारी है, और उसका प्रमुख कारण है सोशल मीडिया पर बैन, क्योंकि वहां की कोर्ट ने सोशल मीडिया को बिना अनुमति के देश में विज्ञापन प्रसारित करने पर इससे संबंधित तमाम याचिकाएं लंबित थी। इसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर सोशल मीडिया को बैन किया गया, और अब सोशल मीडिया को बैन करने के बाद वहां की युवाओं की प्रतिक्रिया साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख